नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 10 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे कार्य और कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। सेकेंड टॉपिक है ऊर्जा और इसमें हम जानेंगे ऊर्जा के रूप, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। सेकेंड टॉपिक में ही जानेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम और थर्ड टॉपिक है हमारा कार्य करने की दर। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप देख सकते हैं टोटल 70 प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है और ये सारे प्रश्न बेसिक से एडवांस तक हैं। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ, अध्याय 10 कार्य एवं ऊर्जा, टोटल 70 प्रश्न के साथ। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आप इस चैप्टर का टोटल 70 प्रश्न भी कर लेते हैं तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को भी अगर अच्छे से ना समझ पाएँ, जो मैंने इसमें पॉइंट हाईलाइट किया गया है, अगर उससे भी आप संतुष्ट ना हो तो अगर आप 70 प्रश्न भी कर लेते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। पहला हमारा बेसिक पॉइंट है कार्य प्राकृतिक घटनाओं को समझने और व्याख्या करने में मदद करता है। सेकेंड, कार्य तभी होगा जब वस्तु पर बल लगाया जाए, वस्तु में विस्थापन हो, बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। तीसरा है यदि बल व विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो वह ऋणात्मक कार्य होगा। और ये तो जानते ही हैं कि कार्य बराबर दूरी बटा समय होता है और कार्य की इकाई जूल। अगला है ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर कार्य करने की क्षमता। और जब कोई वस्तु कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा घटती है और जिस पर कार्य होता है उसकी ऊर्जा बढ़ती है। और ऊर्जा की इकाई जूल होती है और 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। अगला है गतिज ऊर्जा, तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि गति के कारण वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं और वस्तु की चाल बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv²। अगला है स्थितिज ऊर्जा, तो वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसका सूत्र होता है mgh। और यहाँ पर कार्य और ऊर्जा का संबंध बताया गया है, तो किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। और यदि कोई वस्तु ऊपर उठती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आती है और यदि चलती है तो उसमें गतिज ऊर्जा आती है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव हो सकता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका सूत्र होता है W/T और इकाई वाट यानी किलोवाट। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी जो आपको बताया गया। अब चलते हैं अपने चैप्टर पर और मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे इस चैप्टर के वो आपको अब बताया जा रहा। अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को आप अपने से भी पढ़ सकते हैं और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा। तो चैप्टर के शुरुआत में यहाँ पर थोड़ा बेसिक हाईलाइट किया गया है, उसे भी जान लेते हैं। तो कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उसकी व्याख्या करने में सहायता करती है और ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। और इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है 10.1 कार्य और 10.1.1 कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। तो इन दोनों पॉइंट में सिर्फ यही बताया गया है कि कार्य क्या होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। और विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। तो इसे जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें।
किसी वस्तु पर कार्य किया गया, वस्तु पर क्या घटित हो रहा और कार्य कौन कर रहा। तो इन दोनों टॉपिक में बस यही उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। अब जानते हैं कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि विज्ञान की दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते और परिभाषित करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि किसी सतह पर रखे गए गुटके को धकेलें और गुटका कुछ दूरी तय करता है और आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया, तो इस स्थिति में कार्य हुआ। और दूसरा कि एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए और ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा और पुस्तक ऊपर उठती है और पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। तो ये थे कुछ उदाहरण। पहला ये बताया गया और एक और भी ये ट्रॉली वाला है और तीसरा ये पुस्तक वाला है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए और दूसरा, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। और यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। और विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। अगला टॉपिक है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा वो आपको बताया जा रहा। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है और किया गया कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती और बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। तो एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब एक न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया यह सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए बताया गया है। और यहाँ पर दो प्रश्न निकल रहा है कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा, और दूसरा प्रश्न है कि यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा। तो इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा और इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया धनात्मक माना जाता है। तो याद रखिएगा कि इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा और इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो याद रखिएगा, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और दूसरा, जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो ऊपर के विचारों से स्पष्ट होता है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये सब पॉइंट कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको बता दिया गया। सेकेंड टॉपिक है ऊर्जा, और इससे जो बेसिक जानकारी था वो आपको बता दिया गया है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा। तो पहला हाईलाइटेड पॉइंट है, जो वस्तु कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट है, कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है और जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। तो याद रखिएगा कि कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है और जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है और इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट बताया गया इसका अर्थ यह निकल के आता है कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है।
अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया आपको पहले ही बताया गया कि 1 किलो जूल होता है 1000 जूल के बराबर। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है और ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। और 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। और यहाँ पर भौतिक वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के बारे में बताया गया है, तो ये भी जान लेते हैं। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। तो याद रखिएगा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मीय गतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया और उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। और ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी था जेम्स प्रेस्कॉट जूल के बारे में। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे और उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया और उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। और ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। अगला टॉपिक है गतिज ऊर्जा। तो इसमें जो बेसिक जानकारी था वो आपको पहले बता दिया गया है। अब यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे अब बताया जा रहा। और यहाँ पर क्रियाकलाप में जो बताया गया है और यहाँ पे उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। तो ये सब बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये सब गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है, ये सब बताने का प्रयास किया गया है उदाहरण के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है कि किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। तो परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी गतिशील वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। अगला है स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रियाकलाप में बताया गया है कि एक रबड़ बैंड लीजिए, उसके सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए और छल्ला खींच जाता है और छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, क्या होता है। तो इसी तरह के कुछ उदाहरण बताए गए हैं। और क्रियाकलाप 10.9 में भी यही चीज़ क्रियाकलाप के द्वारा बताया गया है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आप देख सकते हैं 3-4 उदाहरण लिए गए हैं। तो ऊपर जितने उदाहरण बताए गए उसके आधार पर वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं और बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। और इसी तरह उदाहरण बताया गया है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला टॉपिक है 10.2.4 किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो इसके बारे में बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वस्तु को, बेसिक जानकारी है, वस्तु को किसी ऊंचाई पर उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि उसको ऊपर उठाने में हम इस पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। ये सब समझाने का प्रयास किया गया है उदाहरण के द्वारा। ये भी वही चीज़ बताया गया है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है।
तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। और इसे भी जान लेते हैं, शायद इससे भी कुछ कथन वाले प्रश्न बन कर आए तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या अपने द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। और दूसरा बताया गया कि किसी वस्तु के लिए दी गई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। तो इसमें पहला वाला जो पॉइंट दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। और ये वाला पॉइंट तो आपको बता ही दिया गया कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर किसी वस्तु ने गति की है। और यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न स्थितिज ऊर्जा के सूत्र पर बनेगा mgh, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला टॉपिक है 10.2.6 ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा, जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है। तो इस टॉपिक से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा, ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की गई कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है और यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। और इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो उसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। तो याद रखिएगा, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो उसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। और इसी के साथ ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। अगला हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये कथन के तौर पर या प्रश्न के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है, तो याद रखिएगा कि वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर, या फिर mgh प्लस हाफ mv²। अगला हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। और अगला पॉइंट हाईलाइट किया गया है, तो वो बताया जा रहा कि हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय उसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कथन के तौर पर बन सकते हैं। तो याद रखिए, पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होती है, गतिज ऊर्जा उतनी ही वृद्धि हो जाती है। तीसरा टॉपिक है हमारा 10.3 कार्य करने की दर। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो आपको बताया जा रहा, और इसका बेसिक तो आपको पहले बताया ही गया है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देरी से किया गया। तो याद रखिएगा, शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है और कार्य कितनी शीघ्रता या देरी से किया गया। और शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। तो याद रखिएगा, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी P पावर बराबर W/T। और इसे भी याद रखिएगा कि शक्ति का मात्रक वाट है तथा इसका प्रतीक W है। तो शक्ति का मात्रक वाट है और इसका प्रतीक कैपिटल W है। और यह मात्रक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। और 1 वाट उस अभिकर्ता यानी एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। तो याद रखिएगा, 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी बन सकते हैं इससे। तो याद रखिएगा, यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकेंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी।
तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकेंड है तो शक्ति कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 वाट होगी। और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड या 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड ऐसे डिनोट किया जाता है। और हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा कि हम ऊर्जा स्थानांतरण की दर को किलोवाट में व्यक्त करते हैं यानी KW। और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकेंड। तो इसी पॉइंट के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं। और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे हिसाब से वो आपको बता दिया गया। अगर आप संतुष्ट ना हो तो आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो अभी 70 प्रश्न बताया जाएगा उससे भी आपका यह चैप्टर पूरी तरह से बेसिक से एडवांस तक कवर हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को बताने के बाद भी संतुष्ट ना हो तो आप उस प्रश्न को ज़रूर देख लीजिएगा। टोटल 70 प्रश्न हैं, जो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर हो जाएगा वो भी। तो अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला बेसिक प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। तो याद रखिए कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, बल इंटू विस्थापन। तो याद रखिएगा कार्य का सूत्र होता है बल गुने विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है। तो आपको ये बताया गया था कि गतिज ऊर्जा है बहती हुई हवा में। क्वेश्चन नंबर 4, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो याद रखिएगा बल एवं विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ये अभी सारे बेसिक प्रश्न हैं, इसके बाद धीरे धीरे एडवांस भी होंगे। तो शक्ति क्या है। तो शक्ति कार्य करने की दर है। क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा D, कार्य करने की दर। क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया तो ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा D, सभी बिंदु पर सामान्य होगी। तो याद रखिएगा जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया तो ऊर्जा सभी बिंदु पर सामान्य होगी। क्वेश्चन नंबर 7, 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 हॉर्स पावर का मान 746 वाट के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा D, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी 11 मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो किसी 11 मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित होती है स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। कार्य का एसआई मात्रक जूल। तो याद रखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसमें संचित होने वाले स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताया गया था, आंसर हो जाएगा C, mgh। तो याद रखिएगा जब m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें संचित होने वाली स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि होते जाएगी। तो ये किसके कारण होता है। तो स्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा B, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है। तो इसमें कमानीदार घड़ी में होता है स्थिति खिंचाव होता है, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा B, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14, स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल, आंसर A। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे प्रश्न बेसिक हैं, इसमें A to Z सारे प्रश्न हैं जो बेसिक से एडवांस तक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। तो हाफ mp² गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। इसमें हर टाइप से प्रश्न बन रहे हैं। एसआई यूनिट क्या होगा, फिर गतिज ऊर्जा को दर्शाता है हाफ mp², इस टाइप से भी प्रश्न बन रहे हैं। और ये सारे प्रश्न NCERT से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि विस्थापन शून्य हो तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य शून्य होगा। विस्थापन शून्य होने पर कार्य शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कार्य के संबंध में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा W बराबर FS cos थीटा। आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 11, यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री हो तो कार्य होगा। तो कार्य शून्य होगा।
तो याद रखिए यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत हो तो कार्य शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य होगा। तो कार्य धनात्मक होगा, ये सब बताया गया था आपको। तो याद रखिए यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 20, यांत्रिक ऊर्जा क्या है। तो याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा सी, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में ऊर्जा होती है। तो एक निश्चित ऊंचाई में उड़ने वाले पक्षी में गतिज भी ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, जब चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो तो क्या होती है। तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है। तो जब चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दौड़ता हुआ खिलाड़ी। ऑप्शन है कि खींचा हुआ रबड़ बैंड, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, किसी ऊंचाई पर उठाई हुई वस्तु। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। तो बहती हुई हवा, उड़ता हुआ हवाई जहाज, गिरता हुआ नारियल। तो इसमें आंसर जो डिफरेंस आप ऐसे भी मार्क कर सकते हैं कि 3 ऑप्शन सेम मिल रहे हैं और एक डिफरेंस है। तो बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है तो बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो विस्थापन के समय कार्य कितना होगा। तो इसका गुना हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ। तो ट्रॉली को खींचना, पुस्तक को ऊंचाई तक उठाना, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 26 का आंसर डी। आप इसी प्रश्न से समझ सकते हैं कि इसमें जो क्रियाकलाप भी दिया गया था उससे भी प्रश्न लिए गए हैं। ये सारे प्रश्न निचोड़ है आपका इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 27, किसी जैव पराक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन। ये भी मार्क किया गया था लेकिन शुरुआती में था, लेकिन मैंने इसे नहीं बताया इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। आंसर हो जाएगा दुगनी। तो याद रखिए पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। तो किसी पिंड पर लगने वाला बल, इसका आंसर हो जाएगा डी, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी एवं शून्य भी हो सकता है। तो तीनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका आंसर बताया जा रहा है आपको, आप इसे अपने से बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 120 जूल। क्वेश्चन नंबर 32, कार्य का मात्रक क्या है। तो न्यूटन मीटर और जूल है, दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 33, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो चलती गाड़ी में आदमी की ऊर्जा गति एवं स्थितिज ऊर्जा होगी, दोनों होगी। क्वेश्चन नंबर 34, रबड़ की एक गेंद को दबाकर बढ़ाई जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, मीटर एम मात्रा की वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इस वस्तु से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा mgh बढ़ती है। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर दिया जा रहा है कि एम मात्रा की वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इन वस्तुओं से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा mgh बढ़ती है। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, 5 केजी की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी क्षैतिज सतह पर 50 जूल है तो h ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है तो h का मान है, और यहाँ पर g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
तो इसका आंसर बताया जा रहा है ए होगा 1 मीटर। आप इसे अपने से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो याद रखिएगा 3600 जूल। आंसर हो जाएगा ए, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य होता है तो हमेशा शून्य होता है। याद रखिएगा अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से खींचने में इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। आपको ये सब बताया गया था क्रियाकलाप में। क्वेश्चन नंबर 40, आपस में दोनों तलहथी को रगड़ने पर परिवर्तित होता है, तो क्या होता है? तो मांसपेशी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में और मांसपेशी ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 41, हॉर्स पावर इकाई है, तो हॉर्स पावर इकाई शक्ति की है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है, तो इसमें परिवर्तित होता है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। तो याद रखिएगा पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की मात्रा नियत होती है कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा संरक्षण नियम। तो याद रखिए ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की मात्रा नियत होती है कहलाता है ऊर्जा संरक्षण नियम। क्वेश्चन नंबर 44, कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है, तो रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में। तो आप देख कर इसका आंसर बता सकते हैं, कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 45, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग 3 मिनट तथा 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं, तो पिंड पर किया गया कार्य, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों मनुष्य द्वारा सामान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 46, द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसका गतिज ऊर्जा होगा हाफ pv। तो याद रखिएगा द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा हाफ pv होगी। क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रोलैटिक पावर प्लांट में परिवर्तित होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोलैटिक पावर प्लांट में स्थितिज ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 48, 2 केजी के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान 9 जूल होगा। आंसर हो जाएगा सी, 9 जूल। क्वेश्चन नंबर 49, कार्य का केवल परिमाण होता है, याद रखिएगा कार्य का केवल परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जूल मात्रक है, तो जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 51, अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा, तो इसका कार्य 0 जूल होगा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा 98 जूल है। अगर पृथ्वी की सतह को मानक सतह माना जाए तो पिंड का द्रव्यमान कितना है? तो पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा 5 केजी। इसे बनाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 53, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3 और 2 के वेग से चल रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा, तो इसका गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा 9:4। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52, 2 केजी के वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 जूल तब होगी जब उसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो याद रखिएगा 2 केजी के वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 जूल तब होगी जब उसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। क्वेश्चन नंबर 55, m और 2m द्रव्यमान के पिंडों की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 1:2 है तो मानक तल से इसकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, न्यूटन मीटर को कहा जाता है, तो न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, 1 केजी के वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 जूल तब होगी जब उसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। क्वेश्चन नंबर 58, जो बल किसी वस्तु के वेग का मान घटावे उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य होता है,
तो याद रखिएगा, जो बल किसी वस्तु के वेग का मान घटावे उस बल से वस्तु का किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों से धनात्मक कार्य होता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों से धनात्मक कार्य होता है तो वस्तु की गतिज बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पटना के गोलघर पर बैठे लड़के के पास है, तो पटना के गोलघर पर बैठे लड़के के पास स्थितिज ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 61, बल और विस्थापन सदिश राशियां हैं और कार्य एक अदिश राशि है। तो याद रखिए, कार्य एक अदिश राशि है, बल और विस्थापन सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 62, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो किसी गतिज पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, एक पिंड को भिन्न भिन्न दिशा में 5 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है तो कार्य का अधिकतम मान होगा जब, इसका आंसर बताया जा रहा है, पिंड को उदग्र रूप से ऊपर की ओर खिसकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, दो पिंड का द्रव्यमान क्रमशः 10 ग्राम और 20 ग्राम है तथा वेग समान है तो इसमें संवेग का अनुपात 1:2 होगा। तो याद रखिएगा, दो पिंड का द्रव्यमान क्रमशः 10 ग्राम और 20 ग्राम है तथा वेग समान है तो इसमें संवेग का अनुपात 1:2 होगा। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 65, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होगा। तो इसका गुना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 56 जूल। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67, 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 588 जूल होगी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 68, धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो धनुष की तानित डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। क्वेश्चन नंबर 69, छत पर दौड़ते हुए बालक में है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। छत पर दौड़ते हुए बालक में स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70, तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह टोटल 70 प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न और इस टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया वो आपको पसंद आया हो, और इस टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बता दिया गया और टोटल 70 प्रश्न बता दिए गए जो बेसिक से एडवांस थे। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है, अध्याय 10। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।